हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ पुराने साल के पेपर्स के मैथ्स के क्वेश्चन। आज मैंने लिया है 26 जुलाई 2022 को हुए शिफ्ट 1 के एमटीएस के पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 ऑरेंजेस, व्हाट इज द अप्रॉक्स प्रॉफिट परसेंट। हिंदी में है क्वेश्चन कि 15 संतरों का सेलिंग प्राइस मीन विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। एक संतरे का एसपी यानी विक्रय मूल्य एसपी मान लेते हैं और एक संतरे का क्रय मूल्य जो है वो सीपी मान लेते हैं, तो 15 संतरों का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बस कुछ नहीं, इसको सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी निकाल लेते हैं, 19 अपॉन 15 हो जाएगा ये। बस हमें क्या करना है, इस तरफ से -1 इस तरफ से -1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 19 में से 15 जाएंगे 4/15। अब इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एसपी माइनस सीपी जो है वो लाभ होता है, लाभ, और सीपी पे ही निकलता है, सीपी नीचे है, तो ये लाभ परसेंट ही है, कुछ नहीं है। और तो ये इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 80/3। 80/3 किसके बराबर होगा, 3 दूनी 6 और 3 4 26 पॉइंट समथिंग होगा ये, तो आंसर हो जाएगा डी 26.67% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एन इवेंट देयर आर 500 गेस्ट among whom 28% are adult males, 64% are adult females and the rest are children. Find the total number of children at the event. एक इवेंट में 500 गेस्ट है टोटल, उसमें से 28% जो है वो मेल है और 64% फीमेल्स है, एडल्ट फीमेल्स है, एडल्ट मेल्स है। तो बच्चों की संख्या निकालना है। टोटल 500 गेस्ट है, 28% तो एडल्ट मेल हो गए और 64% जो है एडल्ट फीमेल्स हो गई, तो ये कितना हो गया, 8 4 92 हो गए। तो 92% जो है वो एडल्ट हो गए सारे, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो 92% एडल्ट है, तो बचा कितना 8, 100 में से 92 गए 8% जो है वो बच्चे हैं, तो 500 का 8% निकाल लेंगे। 500 का 8% कितना हो जाएगा, 5 8 40, तो 40 बच्चे हैं, आंसर हो जाएगा सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इवन नंबर्स। फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, एक एक संख्या के बाद आते हैं, जैसे कि 2 है तो फिर 4 है फिर 6 है, मतलब 2 3 छूटा, 4 5 छूटा, तो एक ही संख्या के बाद आते हैं। तो यदि हम 50वां पॉजिटिव इवन नंबर देखें तो 50वां पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा होगा, 100 होगा। यदि ऐसा नहीं है तो हम इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसमें ये होता है कि nth टर्म क्या होती है, a प्लस n-1d होती है। तो ये जो है इवन नंबर्स, ये एक टाइप से अरिथमेटिक सीरीज ही है जहां पर कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का है, 2 का है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, ठीक है। तो यदि हम 50वें नंबर की इवन नंबर निकालना चाहें तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, और बाकी ऐसा देखा जाए लॉजिकली तो 100 ही होगा 50वां पॉजिटिव इवन नंबर, पर इसे निकालते हैं। ए जो है पहला इवन नंबर कौन सा होता है, 2 प्लस n, 50वां निकालना है, 50 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो 2 प्लस और ये 49 हो गया, 2 9 18 2 4 8 और 1 9, ये हो गया। तो nth नंबर का मतलब कि जो पॉजिटिव इवन नंबर जो है 50वें नंबर का वो क्या है, 100। और हम क्या जानते हैं कि 1 to nth इवन नंबर्स का एवरेज जो होता है वो लास्ट इवन नंबर मीन्स इस सीरीज में जो भी nth है +2/2 होता है, लास्ट मीन्स nth नंबर का जो है वो। तो यहाँ पर nth नंबर का 50वें नंबर का टर्म क्या आ गया, 100 आ गया, +2/2 जो होगा वही इवन नंबर का एवरेज होगा। तो ये हो जाएगा अपना 102/2, 2 5 10 और 1, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 51 एवरेज आएगा 50 पॉजिटिव इवन नंबर का, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man buys a toy for ₹400 and sells it at a loss of 15%, what is the selling price of the toy। एक आदमी ने एक टॉय खरीदा, एक खिलौना खरीदा 400 रुपए में और उसको 15% की हानि से बेच दिया, तो विक्रय मूल्य निकालना। एक इजी क्वेश्चन है, पर वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं बीच में। इसमें क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे 400 रुपए है, 400 रुपए में खरीदा और लॉस हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कुछ नहीं बल्कि क्या है
क्रय मूल्य को 15% से घटा देंगे तो वही विक्रय मूल्य बन जाएगा, और किसी नंबर को 15% से डिक्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है 85/100 हो जाएगा, वो 85/100 टाइम्स हो जाएगा सीपी का, सीपी घट रहा है तो यहाँ इनटू में 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20, 2, 8, 32 और 34, 2 34, 340 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना आया 340, बी 340 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है S1 and S2 can do a piece of work together in 18 days. S2 and S3 can do a same work together in 27 days, while S3 and S1 can do it together in 54 days. In how many days can all three working together do 50% of the work? S1 और S2 किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, S2 और S3 किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, और जबकि S3 और S1 उसी काम को 54 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम के 50% को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। S1 और S2 मिलकर कितने दिन में करते हैं काम, 18 दिन में करते हैं। S2 और S3 कितने दिनों में करते हैं, इक्वल नहीं है ये, क्योंकि हमने ये एफिशिएंसी माना है तो हम इसको इक्वल नहीं रख सकते हैं इसको, ये S1 S2 हमने एफिशिएंसी मानी है। S2 और S3 जो है वो मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 27 दिनों में करते हैं, और S3 और S1 करते हैं 54 दिनों में। हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तीनों का एलसीएम क्या 54 ही आएगा, तो हम क्या मान लेते हैं टोटल वर्क जो है कितना है 54 यूनिट है मान लेते हैं वर्क। तो S1 S2 दोनों की एफिशिएंसी है, तो 18 दिन में पूरा काम करते हैं वो दोनों मिलके, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मीन्स एक दिन का काम कितना हो जाएगा 18 × 54, 3 यूनिट पर डे करते हैं दोनों मिलके। उसी तरह ये S2 और S3 की कंबाइंड एफिशिएंसी, या कहें कि एक दिन का काम कितना होगा 27 दूनी 54, 2 यूनिट पर डे, और S3 और S1 का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 यूनिट पर डे हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि S1 + S2 ये दोनों एफिशिएंसी है, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 3 है। S2 S3 की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, मीन्स एक दिन का काम कितना है 2 है, और S3 और S1 का कंबाइंड एफिशिएंसी या एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट है। तीनों का निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में 50% काम कितने दिनों में करते हैं, तो पहले क्या करते हैं तीनों को ऐड कर देते, तो ये क्या हो जाएगा सब 2 बार आ रहा है, तो 2 S1 + S2 + S3 यही है, ये इन तीनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6। तो ये कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई तीनों की 3 आ गई, ठीक है, मतलब एक दिन का काम उनका हो गया 3 हो गया, 3 यूनिट हो गया, एक दिन में तीनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं। हमें निकालना 50% कितने दिनों में करते हैं, तो 50% 54 का 50% कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 50% मीन्स हाफ, और हाफ कितना होगा 54 का 27 होगा। तो S1 S2 और S3 27 यूनिट कितने दिनों में करते हैं ये पूछा है, तो 27/3 तो कितना हो जाएगा 9 दिनों में, आंसर हो जाएगा उन लोग 50% काम जो होगा मिलकर कितने दिनों में करेंगे 9 दिनों में करेंगे, आंसर हो जाएगा D 9 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है Karun borrowed ₹12,000 from Varun and ₹15,000 from Tarun each for 2 years at the same rate of simple interest per annum. If we paid an interest of ₹1,680 to Varun at the end of 2 years, then what is the interest that Karun paid to Tarun at the end of 2 years period? करुण ने 12,000 रुपए वरुण से और 15,000 रुपए तरुण से उधार लिए 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर उसने 1,680 रुपए एज अ इंटरेस्ट दिया है वरुण को 2 साल के अंत में, तो करुण को कितना इंटरेस्ट देगा वो ये निकालना है 2 साल के अंत में, ठीक है। रुपए किसने लिए हैं, करुण ने किससे लिए, वरुण से लिए हैं और तरुण से लिए हैं। वरुण से लिया है उसने 12,000 रुपए और तरुण से लिया है 15,000 रुपए, और तरुण को उसने और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, रेट नहीं पता है और टाइम जो है वो कितना है 2 साल का टाइम है। तो वरुण को उसने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया एट द एंड ऑफ 2 years 1,680 रुपए, मीन्स ऐसा लिख सकते हैं इसको 1,680 बराबर सिंपल इंटरेस्ट किस पर 12,000, मूलधन गुणी दर कितनी है, दर नहीं पता है, और टाइम कितना 2 साल का है, तो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो तरुण को कितना इंटरेस्ट उसने पे किया ये निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं रेट यहाँ से निकाल के, क्योंकि सेम रेट पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, सेम रेट पे दिया है दोनों से, तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा, और ये इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 2 8 16 2 4 8, और ये हो जाएगा, ये 0 से कैंसिल हो गया, 12 7 84 होता है, ठीक है। तो रेट कितना हो गया 7%, 7% का रेट आ गया, तो यहाँ पर पुट करके
इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15,000 में 7% की दर से 2 साल का बटे 100, ये कैंसिल हो गया। 7 दूनी 14, 14 गुणा करते हैं इसमें, 14 5 70, 7 14 एकम 14 और ये हो गया 21। तो कितना हो गया, 2100 रुपये आ गया आंसर। कितना इंटरेस्ट पे करेगा तरुण को, 2100 रुपये। आंसर है सी, 2100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पुलिसमैन स्पॉट्स अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंड स्टार्ट्स चेजिंग हिम व्हाइल द पुलिसमैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। द थीफ रन्स एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। एक पुलिसमैन को क्या दिखा, चोर मिला, ठीक है, कितने डिस्टेंस में, 200 मीटर की दूरी पर उसको चोर मिला। उसने उसका पीछा करना स्टार्ट किया और उसकी स्पीड क्या है, पुलिसमैन की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर की, और जो चोर है वो किसी स्पीड से दौड़ रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की। और कितने डिस्टेंस पे स्पॉट किया पुलिसमैन ने उसको, 200 मीटर की दूरी पर स्पॉट किया है और उसको चेस करना स्टार्ट किया। तो कितने देर के बाद पुलिसमैन जो है वो चोर को पकड़ लेगा। डिस्टेंस क्या है, 200 है, इसमें रिलेटिव स्पीड लगेगी, 200 है डिस्टेंस और स्पीड पुलिसमैन 9 की स्पीड से दौड़ रहा है और चोर जो है 7 की। तो कंपेरेटिव स्पीड कितनी हो गई, 9 में से 7 गए 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब ये मीटर में है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 दूनी 10, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुणा 18, तो ये हो जाएगा 360 सेकेंड, क्योंकि ये क्या था, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो क्या आएगा, टाइम आएगा। और क्योंकि ये हमने जो किया है इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेशन किया है, तो जो टाइम आएगा वो भी सेकंड में आएगा। पर हमें क्या पूछा है, मिनट में पूछा है, मिनट में है, तो इसका कर देंगे, इसको हम मिनट में बदल देंगे, तो 60 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 6 मिनट आंसर हो जाएगा। आंसर है ए, 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन whose radius of base is 7 cm and slant height is 8 cm। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है, जहाँ पर आर जो है रेडियस है और ये स्लांट हाइट मीन्स तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, शायद इसको तिर्यक ऊंचाई होती है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, 7 दिया हुआ है, और स्लांट हाइट दी है एल 8 सेंटीमीटर। तो कर देते हैं सॉल्व, कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176। तो डी हो जाएगा, डी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ P1 एंड P2 एंड P3 इज 50 इफ द वैल्यू ऑफ P इज हाफ ऑफ द एवरेज, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ P2 एंड P3। P1 P2 P3 का एवरेज 50 है और P की वैल्यू जो है वो एवरेज का हाफ है, तो P2 और P3 का एवरेज निकालना है। P1 P2 P3 का यदि एवरेज 50 है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, तो 150, मतलब तीनों का जो सम हो जाएगा, उनकी वैल्यू का सम जो होगा वो 150 हो जाएगा। और कह रहा है P1 की वैल्यू जो है, P1 की वैल्यू हाफ ऑफ द एवरेज है, तो एवरेज कितना है, 50 है, तो P1 की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो P2 प्लस P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 में से 25 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125। और P2 और P3 का एवरेज निकालने बोल रहा, तो बस हमें क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 62.5। आंसर कितना हो जाएगा, डी 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है इसको, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर देंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 4/2 कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 12। तो ये कितना आ जाएगा, 25 + 12 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 37। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंप ऑफ सोल्जर्स हैज फूड फॉर 200 days. After 20 days, 100 more soldiers joined the camp and the food now can last for 80 days. What was the initial number of soldiers in the camp? माना कि क्वेश्चन कह रहा है, एक कैंप में, सोल्जर्स का कैंप है, उसमें 200 दिनों का खाना है, कुछ सोल्जर्स है उसमें 200 दिनों का खाना है वहाँ पे। आफ्टर 20 डेज के बाद क्या है कि 100 और सोल्जर्स कैंप को ज्वाइन करते हैं। तो अब क्या है, अब जो खाना है उनके लिए वो सिर्फ 80 दिन ही चल पाता है। तो इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द कैंप निकालना है, मतलब कि स्टार्टिंग में, शुरू में सोल्जर्स की संख्या कितनी थी ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि पहले सोल्जर्स की संख्या x थी और बाद में कितने आए, तो बाद में 100 आए, तो बाद में कितनी हो गई, x + 100 हो गई। इसको हम टाइम एंड वर्क के MEDH के फॉर्मूले से करेंगे, MEDH अपॉन वर्क।
जहाँ पर मैन सोल्जर्स की संख्या है, ई का काम नहीं है यहाँ पर, ई को भी इग्नोर कर देते हैं। डेज कितने दिन चल रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कह रहे कितने दिन खाना चल रहा है वो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, और एच का भी काम नहीं है तो एच को हटा देते हैं। और वर्क, यहाँ पर हम खाने को वर्क मान लेते हैं क्योंकि वो वर्क भी करते हैं और खाने को भी कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो खाना है वो वर्क की तरह ले लेंगे हम। तो क्या लिखा है कि 200, पहले वाला की एक्स सोल्जर्स थे, एक्स सोल्जर्स 200 दिनों में, माना कि पहले जो क्वांटिटी थी खाने की वो कितनी थी, हम मान लेते हैं कि 1 है, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। तो एक्स सोल्जर्स 200 दिन तक एक खाना खा सकते थे पहले, पर क्या हुआ कि 20 दिनों के बाद 100 और कैंप में आ गए, तो फिर खाना जो है सिर्फ 80 दिन ही चल पाया, तो इनिशियल नंबर निकालना है। तो हम क्या निकाल लेते हैं कि एक्स सोल्जर 200 दिन तक खा सकते थे, तो 20 दिनों के बाद 100 और सोल्जर आए, तो 20 दिनों तक उन्होंने कितना कंज्यूम कर लिया, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 20 दिनों तक एक्स सोल्जर्स ही 20 दिनों तक कितना खाना खा लेंगे ये निकाल लेते हैं। तो डब्लू मान लेते हैं कि डब्लू खाना खाया, ये कैंसिल कर देंगे, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 आ गया। तो डब्लू बराबर कितना आ गया, 1/10 आ गया। मीन्स एक्स सैनिकों ने 20 दिन तक कितना खाना खा चुके हैं, 1/10 खाना खा चुके हैं, वो 1/10 अनाज खा चुके हैं। तो 1/10 खा चुके हैं, तो बचा कितना है अब 9/10। अब 9/10 अनाज बचा है, और अब सैनिक कितने हो गए हैं, x + 100 हो गए हैं। अब सैनिक x + 100 हो गए हैं, और बचा हुआ जो अनाज है वो कितने दिन चला है, 80 दिन। तो हमको सोल्जर्स की संख्या निकालना है, तो फिर से यही पुट कर देते हैं कि x सैनिक 200 दिनों में ये पूरा अनाज खत्म करते थे, तो x + 100 सैनिक 80 दिनों में कितना अनाज खत्म करेंगे, 9/10, क्योंकि 80 दिन ही चल पाया, 80 दिन में खत्म हो गया है अनाज, और 9/10 बचा हुआ है, तो 9/10 इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। ये इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 × 8 और ये 9 इस तरफ आएगा, तो ये हो गया 9x, ये हो गया 4x + 400 हो गया, 9 में से 4 गए 5x और 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। मतलब स्टार्टिंग में सैनिक कितने थे, 80 थे। आंसर हो जाएगा D 80। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 2/7% ऑफ 301 + 12.5% ऑफ 184। 14 सही 2/7% किसका, 301 का। 14 7 98 और 100/7, 100/7% किसका, 301 का, इतना हो जाएगा। प्लस 12.5 जो होता है वो 1/8 के बराबर होता है, आपको यदि पता होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, 12.5% जो होता है वो 1/8 के बराबर होता है। यदि याद नहीं है तो 125/10 भी लिख सकते हैं उसको, तो 1/8 गुणा 184, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, और यहाँ से कैंसिल कर देते, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये 728 और 7 तिया 21, तो कितना हो जाएगा, ये 66। तो आंसर कितना हो जाएगा, C 66, इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एज पर द डेटा अबाउट द नंबर ऑफ मैन इन 2003 इज व्हाट परसेंटेज मोर और व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ वुमेन इन द सेम ईयर। कह रहा है डेटा दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें ये बताना है कि 2003 में जो आदमियों की संख्या है, 2003 में जो आदमियों की संख्या है वह उसी साल में महिलाओं की संख्याओं का कितना परसेंटेज अधिक या कितना परसेंटेज कम है, ये निकालना है। तो हमें कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 2003 की। 2003 में जो आदमियों की संख्या, 2003 में आदमियों की संख्या कितनी है, अच्छा ये रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेशियो में दिया हुआ है, नंबर्स में दिए हैं, रेशियो में दिया हुआ है 9:8 में। मैन अपॉन वुमेन कितना है, 9:8 में है 2003 में। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज लेस देन और मोर देन। तो क्या करेंगे हम, ये आदमी और औरत की संख्याओं का अनुपात है, और पूछ रहा है कि वुमेन से मतलब महिलाओं की संख्या से आदमियों की संख्या कितनी अधिक है या कितनी कम है, कितने परसेंटेज अधिक है कितना परसेंटेज कम है। तो हमको कुछ नहीं करना, रेशियो दिया हुआ है तो हमें ये नंबर की आवश्यकता नहीं है, पॉपुलेशन नहीं भी दिया होता तो आंसर आ जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, हम अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 दोनों साइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m - W/W हो जाएगा ये, और ये 9 में से 8 गए तो 1/8 हो जाएगा।
ये अंतर का ही परसेंटेज निकालना है। ये अंतर जो है महिलाओं की संख्याओं का कितना परसेंट है, ये यही पूछा है क्वेश्चन में। तो 1/8 कितना परसेंट के बराबर होता है, 12.5 के बराबर होता है, 12.5 के बराबर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी 12.5%। अच्छा, ये लेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंतर मैन की संख्या ज्यादा है, वुमेन की कम है। 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो ये 12.5% मोर होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। मतलब कि जो पुरुषों की संख्या जो है वो महिलाओं की संख्याओं से 12.5% ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है। बॉड मास लगाएंगे सीधे सीधे। 6 + 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और 7 छंग ये 42 हो जाएगा। ये 50 में से 42 गए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने क्योंकि बॉड मास से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आ गई, 8 आ गई। 6 + 1 7, 7 छंग 42, 50 में से 42 गए 8, इसकी वैल्यू 8 आ गई। फिर क्या है, 8 भागित 8 + 18 है। तो फिर डिवीजन पहले सॉल्व होगा, तो 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 प्लस क्या है 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 19। आंसर हो गया सी 19। क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू टर्म्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो पहले क्या करेंगे हम कि इनकी पावर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे पहले। तो इसकी पावर कितनी है, 315 है ये, और ये है 25। तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 315 को हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको मैं 5 छक 30 करते हैं, 5 × 15 9 7 63। ठीक है, तो 5 और 7 9 7 9 63, और 63 में 5 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 25 करें तो ये 5 × 25 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया इसका, 5 हो गया। एचसीएफ कितना है, 5। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 की पावर एचसीएफ ऑफ 315 और 25 - 1, यही आंसर होगा। तो ये अपने एचसीएफ निकाला, 315 और 25 का कितना आया, 5 आया है। तो 4 की पावर 5 - 1, ये आंसर होगा इसका। अब इसको देखें, यहाँ पे तो ये मैच नहीं कर, तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 16, 16 16 44, 144 गुणा 4, 4 × 24, 1024 होगा, 1024 होगा। 4 टू द पावर 5 1024 होता है, और -1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1023। आंसर हो जाएगा डी 1023। Two successive discounts of 20% and 30% are given while selling an item. What is the ratio of market price to the selling price of the item? दो सक्सेसिव मतलब क्रमगत 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 20% और 30%, और उसके बाद कोई वस्तु यदि बेची जा रही है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो क्या होता है, वो विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य को हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य पर 2 बार डिस्काउंट किया गया। तो यदि अंकित मूल्य को 20% से डिक्रीज करेंगे तो उसमें किसका गुणा हो जाएगा, 0.80, या फिर ये कहें कि 80/100 का गुणा हो जाएगा। 20% से डिक्रीज करेंगे मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80/100 का गुणा हो जाएगा। और फिर बाद में 30% से और डिक्रीज कर रहे हैं तो 100 में से 30 गए 70, 70/100 का गुणा भी और हो जाएगा, किसमें, अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में, या फिर ये मार्केट प्राइस लिखते हैं इसको। तो हमको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये सेलिंग प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये 2 0 हो गए, तो कितना बचा, ये और भी कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 25 100 हो गया है। तो ये 7 दूनी 14/25, ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 25/14 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा MP/SP, अंकित मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है, तो 25/14 आएगा आंसर, तो बी 25/14 ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 7/4 टाइम्स ऑफ बेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इन मीटर्स। एक सर्किल की डायमीटर मीन्स व्यास कितना है, 7/4 टाइम्स है किसका, ट्रायंगल की, किसी एक ट्रायंगल के बेस का, किसी एक ट्रायंगल के आधार का 7/4 टाइम्स है सर्किल की व्यास, और हाइट ट्रायंगल की कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और ट्रायंगल का एरिया क्या है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि निकालना है सर्किल की मीटर्स में। एक ट्रायंगल है
और एक सर्किल है। सर्किल की जो डायमीटर है, सर्किल का जो डायमीटर है, ये सेंटर है मान लीजिए, तो इस सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या है, 7/4 टाइम्स किसका है, बेस ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इसका बेस मान लेते हैं ये ए है मान लेते हैं, तो ये 7/4 टाइम्स किसका है, ए का है। इसकी डायमीटर 7/4 टाइम्स इसके बेस की है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2 का और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/8 ए हो जाएगा। अब इसका बेस जो है ए है, इसका जो हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर दी हुई है और ट्रायंगल का एरिया जो है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका ए है और हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। हाफ बेस इंटू हाइट किसके बराबर है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं और फिर सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें 2πr रखना पड़ेगा। तो हमको रेडियस की जरूरत है, रेडियस ये है पर ए के टर्म्स में है, तो पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखिए तो ये डायरेक्ट कैंसिल, 2 से 7 दूनी 14 और ये 7 8 56, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 8 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी 7 और इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और रेडियस कितनी है 7। पर ये सब किस में कैलकुलेशन हो रहा है हमारा, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो हमारी सारी वैल्यूज जो है सेंटीमीटर में आ रही है। सर्कमफेरेंस जो परिधि है ये भी सेंटीमीटर में ही आ रही है, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 22 दूनी 44, ये क्या है 44 सेंटीमीटर है। पर हमें क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस जो है मीटर में निकालना है, तो मीटर में निकालने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 0.44 मीटर। तो आंसर हो जाएगा, परिधि कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा मीटर में 0.44 मीटर, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बोट to travel 80 km with the current if the speed of the boat in still water is 14 km per hour and the speed of the current is 6 km per hour। क्या लिखा है कि बोट जो है 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी अगर बोट की स्पीड जो है शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे है और जो धारा की जो गति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल विद द करंट, धारा की दिशा में ट्रैवल करने में बोट को कितना समय लगेगा 80 किलोमीटर पार करने में, अगर जो है धारा की स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और शांत जल में बोट की जो चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस क्या है 80 है और क्योंकि धारा की गति में ही निकालना है बोट का ट्रैवल करने का टाइम, तो क्या हो जाएगा, धारा की गति में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, स्पीड बोट की और धारा की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। तो स्पीड 14 है इसकी और उसकी कितनी है, धारा की गति कितनी 6 है, तो 80 बटे ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, तो टाइम निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 14 और 6 20, तो 80/20 हो जाएगा 4 घंटे। तो आंसर हो जाएगा डी 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ 2 क्यूब्स इज 49:81, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। टोटल सरफेस एरिया 2 क्यूब्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि 6 फेज होते हैं उसमें, तो 6a²। तो ए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हम 6a² मान लेते हैं और दूसरा जो क्यूब है उसकी हम मान लेते हैं कि एक भुजा जो है b है, तो दूसरी भुजा क्या, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6b² हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो जो है कितना दिया हुआ है 49/81 दिया हुआ है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो a/b की वैल्यू कितनी है, क्लियर दिख रहा है इसमें कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है और ये है 9 का स्क्वायर, तो ए भुजाओं का रेशियो आ गया 7/9। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम क्या होगा, भुजा इसकी ए है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³ और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा b³। तो कुल मिला के इसका क्यूब निकाला है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 7 × 49, 49 × 7 343 होता है। तो हम पहला ही देख लेंगे कि ए जो है आंसर हो जाएगा इसका, 7 का क्यूब जो है 343 और 9 का क्यूब जो होगा 729, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 64.5, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द नंबर्स। चार लगातार संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 64.5, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये नंबर्स क्या है a+1, a+2 और a+3, ये नंबर्स मान लेते हैं, ये 4 संख्याएं हो गई। इनका एवरेज जो है 64.5 है, तो मतलब 64
5, यदि इनका एवरेज है तो इनका सम, टोटल संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 258, इसको मल्टीप्लाई किया 258 आ रहा है, और इसको जोड़ देते हैं, इनका सबका सम जो होगा 258 के बराबर होगा, तो 1 2 3 4 4a प्लस 3 2 और ये 6 हो गए, ठीक है। तो 4a 6 को इस तरफ लेके जाते हैं, माइनस हो जाएगा, तो 258 में से 6 गए, कितना होगा 252, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 6 24 तो 4 3 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। पर हमें क्या निकालने का है, लार्जेस्ट नंबर निकालने का है। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 है, तो इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66, आंसर हो जाएगा D 66। क्वेश्चन है, a certain sum of money amounts to 3 times of itself in 13 years when interest is compounded annually at a certain rate of interest per annum. In how many years will the initial sum amount to 9 times of itself at the same rate of interest per annum also compounded annually? एक सम है, वो कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है खुद का 13 साल में, यदि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है पर रेट पर एनम के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि कितने सालों में वह अमाउंट खुद का 9 टाइम्स हो जाएगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मान लेते हैं कि वो सम जो है वो P है मान लेते हैं, और रेट मान लेते हैं कि R है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R टू दी पावर n। कह रहा है कि क्या होता है कि 13 साल में वो 3 टाइम्स हो जाता है खुद के, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 3P हो जा रहा है, कितने सालों में, 13 सालों में। तो मतलब ये क्या है 1 प्लस R/100, ये 13 सालों में, ये कहना चाह रहा है। तो पूछ रहा है कि वो 9 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 प्लस R/100 की वैल्यू निकाले, तो ये क्या हो जाएगा, यदि 13 को इस तरफ लेके आए तो ये 3 की पावर 1/13 हो जाएगा ये, तो ये 1 प्लस R/100 की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछ रहा है कि 9 टाइम्स कितने समय में होगा, तो जहां पर हमने यहाँ 3P लिखा था इसको हम 9P लिख देते हैं, बाकी सेम वही रहेगा 1 प्लस R/100। और हमको कितने समय में पूछा है तो हम ये इसको मान लेते हैं कि x टाइम में मान लेते हैं। अब 1 प्लस R/100 की वैल्यू हमारे पास है, P से P कैंसिल है, ये 9, और 1 प्लस R/100 की वैल्यू 3 की पावर 1/13 है हमारे पास, और इसकी पावर x है, तो 9 बराबर कितना हो गया, 3 की पावर x/13 हो गया। और ये 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर जो है बराबर होगी, तो 2 बराबर x/13 लिख सकते हैं इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्षों में होगा, 9 टाइम्स 26 वर्षों में, आंसर हो जाएगा B 26 वर्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, रेशियो दिए हुए है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा ये निकाला है, तो 2/5 है, 1/2 है, 8/15 है, 3/5 है। तो इनका हर जो है हम बराबर कर लेते हैं देखने के लिए। तो ये 5, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम होगा। तो क्या करते हैं, इसके बेस को, नीचे वाले को, हर को 30 करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कर देंगे तो बस हम ऊपर का देखते हैं, क्योंकि वो ऊपर बेस तो बराबर हो जाएगा नीचे वाला, तब ऊपर का देखते हैं। बस ये 6 दूनी 12 आएगा, ये 15 आएगा, ये 8 दूनी 16 आएगा, और ये 6 18 आएगा। सबसे बड़ा किसका आ रहा है, ये आ रहा है। तो लास्ट वाला जो नंबर है D 3:5 जो है, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 years ago Shyam's age was 3/4 times that of Ram. 4 years hence Shyam's age will be 5/6 times that of Ram. What is the present age of Shyam? 4 साल पहले राम और श्याम की एज कितनी थी, श्याम की एज 3/4 टाइम्स राम की थी। मीन्स अपन ऐसा करते हैं, ये प्रेजेंट है, ये 4 साल पहले, और ये 4 साल हेंस, मीन्स 4 साल बाद। तो 4 साल पहले राम और श्याम की एज का, मतलब श्याम और आर को हम इस तरफ ले आते हैं, तो श्याम और राम की एज का जो रेशियो था वो कितना था, 3/4 था। आज से 4 साल पहले श्याम और राम की एज का जो रेशियो था वो 3/4 था, और आज से 4 साल बाद श्याम और राम की एज का रेशियो कितना है, 5/6 है, क्योंकि ये कह रहा है श्याम की एज विल बी 5/6 टाइम्स दैट ऑफ राम, मतलब कि जो श्याम की एज है वो 5/6 टाइम्स किसकी है, राम की, 4 साल बाद।
तो श्याम और राम की रेशियो जो आ जाएगा वो कितना जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो अभी जो 4 साल पहले रेशियो है वो इतना है, प्रेजेंट ये है, और 4 साल बाद जो है रेशियो इतना है। अब यहाँ पर 4 साल का और यहाँ पर 4 साल का डिफरेंस है, तो इसके और इसके बीच में 8 साल का डिफरेंस होना चाहिए, और इसके बीच में भी 8 साल का डिफरेंस होना चाहिए। पर अभी हम देख रहे हैं यदि ये 3/4 है, ये 5/6 है, तो 3 और 5 में कितना डिफरेंस है 2 है, और 4 और 6 में भी कितना डिफरेंस है 2 है। तो अभी 2 ही का डिफरेंस है, इसको हम क्या करते हैं 8 साल का डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो 8 साल का डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो सब में 4 का गुणा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4 पंच 20, और ये हो जाएगा 24। तो अब देखिए अब डिफरेंस जो है 8 का हो रहा है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है और यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। तो अभी ओरिजिनल एज आ गई। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो ये 4 साल पहले एज है, ये श्याम की और ये राम की। तो श्याम की जो एज है 4 साल पहले 12 थी, तो अभी प्रेजेंट में कितनी एज हो जाएगी इसकी, 12 4 16। तो प्रेजेंट एज श्याम की कितनी है 16 साल, सी आंसर हो जाएगा 16 साल। The following pie chart shows the percentage number of students who play different sports. If the total number of students are 500, then how many students play cricket? ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है कि अलग अलग जो बच्चे जो अलग अलग गेम खेलते हैं कितना परसेंटेज बच्चों का वो गेम खेलता है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो निकालना है हमें कि यदि बच्चों की संख्या 500 है तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम यदि पाई चार्ट देखें तो क्रिकेट का परसेंटेज कितना 21% है। 21% बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, और बच्चे कितने हैं 500, तो 500 का 21% निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, आंसर हो जाएगा सी 105। क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार ग्राफ गिव्स फिगर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैंस एंड द कूलर इन द 4 consecutive years. Calculate the ratio of numbers of fans produced in 1998 to the number of coolers produced in 2001. ये बार ग्राफ दिया है, इसमें 4 कंसेक्यूटिव सालों में कूलर और फैन का प्रोडक्शन जो हो रहा है किसी कंपनी के द्वारा, उसका बार चार्ट है। तो हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ फैंस प्रोड्यूस इन 1998 कौन सा, ये है। इसमें कितने फैन प्रोड्यूस किए, तो फैन का क्या है ब्लैक वाला है, तो फैन कितने हैं 23। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ कूलर प्रोड्यूस इन 2001 का कौन सा है, ये वाला है। इसमें कितने कूलर प्रोड्यूस हुए, कूलर कितने प्रोड्यूस हुए, रेड वाला कूलर का है, तो कूलर कितने 18। तो इन दोनों का रेशियो ही निकाला, तो आंसर कितना हो जाएगा 23/18 ए, 23/18 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।